राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, जाने माने फ़िल्म लेखक सलीम खान। सलीम खान, जानी मानी फिल्म लेखक जोड़ी सलीम जावेद का चमचमाता नाम सलीम खान। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को इंदौर में हुआ। क्रिकेटर और पायलट बनते बनते सलीम खान एक इत्तेफाक के तहत मुंबई पहुंचे। एक्टर बनकर चमकने की नाकाम कोशिशों ने उन्हें 7 बरसों तक हारने नहीं दिया। सलीम खान ने जिन करीब 25 फिल्मों में काम किया, उनमें से ज्यादातर रिलीज नहीं हो पाई। कॉलेज में दोस्तों के लव लेटर लिखने वाले सलीम खान को अपनी लेखकीय क्षमता का अंदाजा तो था, लेकिन ये शायद उन्होंने सोचा भी न था कि एक दिन वो सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी का अभिन्न हिस्सा होकर उभरेंगे और फिल्मों में लेखक को इज्जत और दौलत का हक दिलाएंगे। देखो, देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या आता है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। पहली बार भारतीय सिनेमा में पटकथा लेखकों को ऐसी सफलता मिली थी। जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन और क्रांति समेत कई फिल्में इस जोड़ी के हुनर का कमाल हैं। हिंदी सिनेमा में संवाद और पटकथा लेखन में लेखकों की हैसियत एक फिल्म स्टार के बराबर पहुंचाने का श्रेय सलीम खान को ही जाता है। सलीम साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमें बताइए, ये बात बार बार आपसे पूछी गई होगी और आपने दोहराई होगी, और ये बात, इस सवाल का जवाब देते देते आप शायद अब ऊब भी गए हों, लेकिन हमारे लिए दोहराइए कि ये जो फिल्मी दुनिया में आकर लेखक बनने का सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आप फिल्मों में आए? कि हर आदमी की कोई ना कोई एम्बिशन होती है, और स्कूल से शुरू हो जाती है, फिर वो चेंज भी होती रहती है। मेरा पहला एम्बिशन फिल्म नहीं था। आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। क्रिकेट अच्छा खासा खेलता था, स्कूल में अच्छा खेलता था, कॉलेज के लेवल तक भी अच्छा खेलता था, और फिर ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट के अंदर मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। एक लेवल पे आके और मैं स्टैग्नेंट हो गया था। तो आई मेड अ सेंसिबल डिसीजन कि इसको कोई करियर नहीं बनाने का है, शौक़ के लिए खेलते रहेंगे जब दिल चाहेगा। फिर मैंने फ़्लाइंग की और 100 आवर्स फ़्लाइंग की मैंने, उसमें एक फोर्स लैंडिंग भी की। मगर फिर घर वालों का भी ये ख्याल था और मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत रूटीन जॉब में मैं घुस रहा हूँ, सुबह से शाम तक वही के वही। और सिविलियन फ्लाइंग के अंदर आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते। फाइनली जब आप पायलट बन जाएंगे तो यू विल बी कैरिंग अबाउट 200 पैसेंजर्स, 300 पैसेंजर्स। तो आपको अकॉर्डिंग टू द बुक, एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द बुक चलना पड़ता है। यू कांट टेक एनी लिबर्टी। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि इसमें मुझे कोई अरेस्टेड जॉब है, इसमें मुझे कुछ करने को नहीं है। उस ज़माने में इंदौर में एक शादी थी, ताराचंद बरजातिया जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, जिनके साथ सलमान का भी करियर बना। मैंने प्यार किया, उनके बेटे ने की थी प्रोड्यूस, उनके ग्रैंडसन ने। तो उनके बेटे की शादी थी, तो बहुत से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इंदौर आए थे और इंदौर में ठहरे हुए थे। वहाँ मेरा आना जाना था, छोटी सी जगह थी इंदौर, सब एक दूसरे को जानते थे। तो वहाँ के अमरनाथ एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत पहले एक हिट फिल्म बनाई थी गाँव की गौरी। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद मुझसे कहा कि फिल्मों में काम करोगे। मैंने कहा कभी कुछ स्टेज पे नहीं किया है, कभी कोई थिएटर में नहीं किया है। तो उन्होंने कुछ मुझे कन्विंस किया कि कभी दिलीप कुमार ने भी स्टेज नहीं किया था और कभी दिलीप कुमार ने भी थिएटर नहीं किया था, डायरेक्टली फिल्मों में आए थे और इतने बड़े एक्टर हैं, ये है। और मैंने बल्कि उन्होंने मुझे कुछ वहाँ पैसे भी दे दिए कि बॉम्बे आओ, तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और मैं बॉम्बे आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है
कि जब मैं बॉम्बे के लिए रवाना हो रहा था तो मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने चलने से पहले मुझसे ये कहा कि ये वहाँ टिक के रह नहीं सकेंगे, भाग के आएंगे ये, या इनका हर हफ्ते 15 दिन में ख़त आएगा कि पैसे भेजो। तो जब ये कहा तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ना तो वापस आऊँगा बगैर कुछ बने और ना पैसे मंगाऊँगा घर से। तो मैं आया यहाँ और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मरीना गेस्ट हाउस में रहता था, वहाँ एक बेड था 55 रुपीज़ का, पूरा कमरा था 110 का। पूरा कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता था तो एक बेड था मेरे पास, और दूसरे बेड पे आते जाते थे लोग, और कई मरतबा ऐसा लगा कि वापस चला जाऊँ, मगर वो सेंटेंस जो था वो याद आता था, और मेरा जो स्टेटमेंट था वो भी मुझे याद आता था कि ना तो वापस आऊँगा और ना ही पैसे मंगाऊँगा। और हम लोग वहाँ के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। 6वीं पीढ़ी आई थी, सलीम ख़ान, सलमान ख़ान, रशीद ख़ान, मजीद ख़ान, लतीफ़ ख़ान और उनके फादर, वो आए थे वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, और उनका इंटेंशन यहाँ आने का बहुत ही अच्छा था। वो ज़माने में यहाँ, आज वहाँ इतना जहालत है आज वहाँ अफ़गानिस्तान में कि आप रोज़ पढ़ते हैं कि इसको गोली मार दी, उसको गोली मार दी। यहाँ मुझे एक अच्छी बात याद आई कि ज़ाहिर वो ख़ान जो थे अफ़गानिस्तान के बादशाह, जब वो एग्ज़ाइल में गए तो उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें उनसे पूछा कि ये रशियंस चले जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में पश्तो में एक सेइंग है कि डोंट वरी इफ़ योर एनिमी डाइज, यू हैव गॉट योर कज़न्स। तो वहाँ इतनी जहालत थी और इतने प्रॉब्लम्स थे कि दे वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर टू अ सिविलाइज्ड प्लेस। और हिंदुस्तान के किस्से सुनते थे कि वहाँ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोर्ट हैं, वहाँ फैसले होते हैं, तो दे वांटेड टू मूव फ्रॉम देयर। तो सिर्फ एक ही काम आता था, घोड़ों को रखना और घोड़ा सवारी। तो वो जो थे लतीफ़ ख़ान के वालिद, वो कैवलरी ज्वाइन करके हिंदुस्तान आए। अच्छा। और मकसद था बच्चों को पढ़ाना, और इतना स्ट्रॉन्ग मकसद था वो पढ़ाने के लिए कि जब मैं इंदौर में था तो मेरे फादर मेरे लिए स्टेट्समैन मंगवाया करते थे पेपर। वो कलकत्ता से आता था। अच्छा। उसको 4 या 5 दिन लगते थे आने में, और फिर मुझसे कहते थे पढ़ो, और पूछते थे मुझसे कि क्या पढ़ा। एनीवे, तो इस वजह से हम लोग इंदौर आए थे। तो मैं यहाँ आया और फिर यहाँ से मैं जा नहीं सका, रुक गया। मैंने कुछ 25 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, और जब मैं एक्टर काम कर रहा था तो वहाँ भी मेरा सेल्फ असेसमेंट काम आया कि जब मैं आया था तो इतने उस कॉन्फिडेंस से आया था, कुछ नकलें वकलें करता था, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता था, मगर एक बात की मुझे मालूमात नहीं थी कि वी डील इन इमेजेस, वी डोंट डील इन पीपल। तो मेरी इमेज जो है वो कन्वे नहीं करती थी व्हाट आई फेल्ट और व्हाट आई डिड। मैं उसका एक एग्जांपल भी देता हूँ जी। कि अमिताभ बच्चन फिज़िकली एक वीक आदमी है, बट द अमाउंट ऑफ टफनेस ही प्रोजेक्ट्स ऑन द स्क्रीन इज़ अनबिलीवेबल। मगर बंदूक हाथ में उठाते हैं, ही पिक्स अप रिवॉल्वर, ऐसा लगता है ही मीन्स बिजनेस। कोई दूसरा एक्टर उठाता है तो ऐसा लगता है क्या कर रहे भाई, चल जाएगी। तो ही मीन्स बिजनेस, तो वो है। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है। आई कैन कंसीव अ रोल, आई कैन अंडरस्टैंड अ रोल बेटर देन एन एक्टर। आई कैन इवन गाइड एन एक्टर कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा है, बट आई वॉज अनेबल टू डू इट माई सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये भी काम। और मैंने 7 साल काम करके 58 में आया था, और 65-66 में मैंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट। तो कोई ऐसा काम करना था जिसमें आई शुड एक्सेल, कि पता लगे कि किया है तो मतलब ऑल्सो रैन में ही कुछ डिफरेंट। पिक्चरें देखता था, पढ़ता बहुत था, और पढ़ने का ये आलम था कि माहिम में एक विक्टोरिया लाइब्रेरी थी जहाँ मैं रहता था, उससे थोड़ी दूर। तो जब मैं उस लाइब्रेरी के सामने जाके खड़ा होता था तो वो कहता था
आपके लिए कोई नई किताब नहीं है, सब पढ़ी है आपने इसमें से। तो इतना पढ़ता था, इसलिए कि और कुछ काम भी नहीं था। आई यूज़ टू रिटेन इट, एंड वो राइटिंग में मुझे बहुत काम आया। जब राइटिंग शुरू की, तो जब मैं राइटिंग में आया, राइटिंग में आप आए, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें ताकि हम राइटिंग वाले एक दूसरे हिस्से में बातें करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने लेखक सलीम खान के साथ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने लेखक सलीम खान के साथ। रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि माँ को अपनी बीमारी में भी 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी है? भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? सलीम साहब, आपने ब्रेक से पहले हमें बताया किस तरह इंदौर में पैदा होकर फिर आप क्रिकेटर और फिर पायलट बनते हुए, एक्टर कुछ करते हुए आखिरकार आप बम्बई में जमे रहे और बम्बई में यहाँ अब आपके सामने एक दूसरा रास्ता खुलने वाला था। राइटिंग में जब मैं आया तो मुझे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तीनों चीज़ें मैंने रिजेक्ट की कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, या मैं पीक पे नहीं पहुंच सकूंगा, या मैं एक्सेल नहीं कर सकूंगा। राइटिंग में मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं 2% जानता हूँ तो द नेक्स्ट बेस्ट डजंट नो इवन 1%। और उस वक्त जब मैं कुछ भी नहीं था और मेरी कोई फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई थी, तो मैं अबरार साहब के साथ काम कर रहा था। जी, अबरार अलवी। जी, अबरार अलवी जी, उनके साथ मैं काम कर रहा था। उनका राइटिंग असिस्टेंट था मैं, और 500 रुपये महीना मुझे मिलता था वहाँ से, और मैं जाता था लंच के बाद 3-4 घंटे उनके साथ काम करता था। बाकी मैं अपना भी दूसरा भी काम कर लिया करता था। काम ये था कि मैं पढ़ता था तो उनको किताब कभी सजेस्ट कर दी, कभी कोई सीन सजेस्ट कर दिया। फिल्में मैंने बहुत ज़्यादा देखी थी, अंग्रेज़ी फिल्में बहुत ज़्यादा देखी थी। और तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि एक ज़माना आएगा कि राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। जब ये बात आपने कही होगी, इसका मतलब वो ज़माना ऐसा था जब राइटर बहुत पैसे नहीं ले पाता होगा, या राइटर्स के बेचारों की बहुत हालत ख़राब थी। पैसे ठीक है ना मिले अलग बात है, इज़्ज़त भी नहीं थी। मतलब उनको बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट होता था कि जैसे कि एक जो रीज़नेबल जो इज़्ज़त होती है। मतलब कई मरतबा तो ऐसा होता था कि अगर वो एक ही जगह पे जा रहे हों तो उससे ये कहते थे कि आप ट्रेन पकड़ के आ जाओ या बस पकड़ के आ जाओ, गाड़ी मेरी बिठा दे दो। और पैसे तो वो अपनी जब ज़रूरत बताता था कि साहब मुझे बिजली का बिल भरना है, साहब मुझे ये करना है, मुझे बच्चों की फ़ीस देना है, तो जब थोड़े बहुत मिल जाया करते थे। उसको पैसे मिलते ही नहीं थे ऑलमोस्ट। और उस आपको अंदाज़ा होगा जब हम आए हैं, इस बात से अंदाज़ा होगा कि हमारे करियर में हमने वो सारे के सारे बैरियर्स तोड़े हैं। मगर शुरू कैसे किया वो अगर आप सुने जी। हमने अंदाज़, हमारी दोनों की, मेरी और जावेद की पहली फिल्म अंदाज़ थी, मतलब जो साथ में की थी। 750 रुपये महीना हमें मिलता था। हाथी मेरे साथी में हमको मिला 10,000, मतलब 5-5 हज़ार। अधिकार हमने लिखी, उसमें हमें मिला 10,000। यादों की बारात के अंदर 25,000, जंजीर के अंदर 55,000, यानी ये है। मगर जब 10 फिल्में हिट हुई लाइन से, 10 फिल्में, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, यादों की बारात, मजबूर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, ये सब लाइन्स हैं, ये एक के बाद एक हिट। देन वी केम इन अ पोजीशन टू डिमांड। हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं। फर्क है, मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूँ और तुम
कानून तोड़ने के लिए। और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती है। हाँ, जरूरत होती है। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो? अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। क्यों जय, मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख लेंगे। ये तो खैर बाद में हुआ जब आपने सलीम और जावेद की जोड़ी बनाई, लेकिन आप कह रहे थे कि अबरार साहब के साथ बातों में क्या बात बताया उनको कि मैंने कहा कि जमाना ऐसा आएगा कि स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहने कि दिलीप कुमार 12 लाख रुपए लेता है तो क्या राइटर को 12 लाख रुपए मिल जाएंगे? इसलिए कोई ज़माने में राइटर 25,000 30,000 से ऊपर होता ही नहीं। तो वो भी जिन राइटरों ने अपने आप को प्रूव कर दिया था, ये उनकी प्राइस थी। बाकी बेचारे जो आते थे उनको तो ज़रूरत के वक्त पैसे मिलते थे। तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर आदमी कंसिस्टेंटली प्रूव करता जाए कि फिल्म स्क्रिप्ट पे चली है, स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी थी, ये स्क्रिप्ट की वजह से चली है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? तो कहने मियाँ मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, मेरे सामने तो कहा ये, किसी और के सामने मत कहना नहीं तो पागल समझेंगे। खैर बहरहाल कट टू कि एक फ़िल्म थी जिसमें मैंने स्टार से ज़्यादा पैसे लिए और मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन। वो कौन सी फिल्म थी और कितने पैसे स्टार ने लिए थे और आपने कितने लिए? वो दोस्ताना एक फ़िल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, उनका कुछ 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और हमारा 12.5 का था। ये हमको प्रोड्यूसर ने बताया कि भाई तो आपको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, जिस दिन फिल्म साइन की उस दिन मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि याद है अबरार साहब के एक मरतबा मैंने आपसे कहा था कि स्टार के बराबर पैसे लेगा? तो कह रहे हाँ भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैंने कहा वो एक्चुअली गलत था, मैंने स्टार से आज ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो कह रहे मुझे बहुत खुशी हुई सुन के और तुमने वाकई बहुत प्रूव किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं सुनता हूँ तुम लोगों के बारे में। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये अचीव किया है और पूरी एक राइटर कम्युनिटी को इससे एक पोजीशन और एक इज्जत मिली है। इतनी सारी बातों को भुलाने के लिए किसी देवता का दिल होना चाहिए और मैंने देवता होने का दावा कभी नहीं किया। रवि, इस बारे में तुम्हें अगर कोई शिकायत होनी चाहिए थी तो मुझसे। शिकायत तो अपनों से होती है शीतल देवी, शिकायत तो अपनों से होती है। तुम लोगों से मैं शिकायत नहीं, सौदा कर सकता हूं। तो आप कह रहे थे कि अबरार साहब के साथ आपने शुरू किया और वो 500 रुपए के आसपास आपको मिला करते थे और अभी वो सलीम जावेद की जोड़ी नहीं बनी थी। और इस दौर में उस जोड़ी के बनने और अबरार साहब के साथ शुरू करने के बीच का स्ट्रगल या ये कि बस वहीं से तो काम मेरा छूटा और हमने सिप्पी फिल्म ज्वाइन की और मैं एक फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी SM सागर की। तो ये जावेद साहब भी मेरे घर पे बैठे थे। ये जावेद साहब एक फिल्म में असिस्टेंट थे जिसमें मैं हीरो था, तो वहाँ से मेरे ताल्लुकात थे इनसे। उस फिल्म का नाम था सरहदी लुटेरा, वो कॉस्ट्यूम पिक्चर थी। तो वहाँ से हमारे। आप एक्टिंग कर रहे थे? हम एक्टिंग कर रहे थे और जावेद साहब असिस्ट कर रहे थे। और इससे पहले आप लोगों की कोई जान पहचान नहीं? उससे पहले कोई पहचान नहीं थी, वहीं मुलाकात हुई और वहीं से ताल्लुकात हुए, दोस्ती हुई, उनका घर आना जाना शुरू हो गया, मिलते थे, सब कुछ थे, पिक्चरें साथ देखते थे। तो उस फिल्म में हमने साथ काम किया जो मुझे उन्होंने SM सागर ने ऑफ़र की थी और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम साथ काम करने लगे। किसी एक दिन ऐसा सोचा नहीं कि हम साथ करेंगे और पार्टनरशिप होगी, मगर साथ काम करते गए और पार्टनरशिप हो गई। और फिर नेचुरली फिर तो ऐसा एक स्टेज आ गया था कि पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पिक्चर को रिफ्यूज़ करते थे तो पैसे बढ़ जाते थे और उस ज़माने में समझा जाता था कि मैं जो हूँ ये एक बिज़नेस माइंड है बिहाइंड दिस पार्टनरशिप, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि काम करते थे, अच्छा काम करते थे और 15 साल की हमारी एसोसिएशन थी, पार्टनरशिप थी। उसमें कुछ हमने 18-20 फिल्में लिखी हैं। तो मतलब एक साल में करीब एक फिल्म का एवरेज था, बट क्वालिटी का काम किया था और वो फिल्म चली। तो उसकी वजह से एक इस पोजीशन में आए कि वी स्टार्टेड जो एक टर्म्स थी हमारी जो हमको चाहिए था लेना शुरू कर दिया। राइटर का नाम भी नहीं आता था, कई मरतबा बैनर पे नाम नहीं आता था, वहाँ स्क्रीन पे भी नाम नहीं आता था कई मरतबा।
वो सब के सब वो चीज़ें फिर शुरू हो गई। वंस वी स्टार्टेड देन मिलने लगा सबको। बातों का ये सिलसिला भी बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और सलीम खान साहब के साथ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने लेखक सलीम खान के साथ। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। सलीम साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह सरहदी लुटेरा फिल्म में आप एक्टिंग कर रहे थे और जावेद साहब उसमें असिस्ट कर रहे थे। ये जानना मेरे लिए दिलचस्प है कि कैसे ये जोड़ी बनी होगी। वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था जब आप दोनों ने सोचा होगा कि आओ चलो साथ में बैठकर लिखते हैं? नहीं, इनफैक्ट कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे एक कहीं ना कहीं मुझे एक टैलेंट रिकग्नाइज करने का भी एक थोड़ा सा आर्ट है। हालांकि बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं अमिताभ बच्चन की, बट वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम आई केम होम एंड सेड कि ही इज द स्टार मटेरियल। और इवन जंजीर में भी उनको बैक करने के लिए वी बोथ, जब तक तो हम साथ हो चुके थे, वी बोथ पुश्ड हिम वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो वो एक मुझे टैलेंट रिकग्निशन था कि मैं टैलेंट को रिकग्नाइज कर लिया था कि अच्छा एक एक्टर है, अच्छा सिंगर है या ये। तो इनको जब मैं मिला जावेद साहब को तो मुझे लगा कि इनमें एक राइटिंग का टैलेंट है, ये बनना चाहिए। ये आए थे इनकी पर, जैसे कि मेरी भी एक अलग अलग एम्बिशन थी और चेंज होती गई। इनकी ओरिजिनल एम्बिशन थी टू बिकम अ डायरेक्टर। तो ये इनको मैंने कहा कि हम मिलके साथ में राइटिंग करते हैं, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग राइटिंग। देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या आता है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये तो हुआ टैलेंट रिकग्निशन का आपका एंगल, और ख़ुद अपने टैलेंट के बारे में आपको अंदाज़ा शायद इसलिए भी था कि कभी इंदौर में आप यारों के लव लेटर लिखा करते थे। उसका क्या किस्सा है? वहाँ मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ था, तो मेरी बनिस्बत दूसरे जो स्टूडेंट थे उनसे मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी थी और पढ़ता भी था मैं। तो वो उनके लव लेटर्स जो थे वो वहाँ, उससे पहले कोई राइटिंग की नहीं थी, मतलब पहले। तो उनके लव लेटर्स वो मुझसे लिखवाने आते थे। तो कई 4-5 लड़के थे जिनका कि कॉलेज में रोमांस चल रहा था, तो उनके मैं लेटर लिखता था और वो बहुत अप्रिशिएट होते थे जिस जगह जाते थे वहाँ कि बहुत अच्छा लेटर है। और जब मैं बॉम्बे आ गया अचानक, तो वो उनके पास कोई था नहीं लेटर लिखने वाला। उनका स्टैंडर्ड बहुत गिरा और वो सब लड़कियों ने कि थोड़े दिन बाद अब शादी वादी करनी और वो बर्बाद हो गए सबके सब। मैं इंदौर जाकर भी गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमने हमें मरवा दिया, हमारा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया था लेटर का। तो ये हमेशा होता था। तो ये तो था कि आपके अंदर लिखने का एक शुरुआती। नहीं, मुझे क्या है कि मैं हमेशा आई एम वेरी थैंकफुल टू अमेरिका, USA कि उन्होंने कई गलत काम किए हैं मगर उन्होंने फिल्में बहुत अच्छी बनाई हैं। और ये दी आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, ये हिंदुस्तान में कोई ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं थी और किसी को समझ भी नहीं थी।
ये दिस आई हैव लर्न फ्रॉम अमेरिकन फिल्म्स। जो वहाँ से फिल्में आती थी, जो अच्छी फिल्में आती थी, जो देखते थे, कई मरतबा 4 मरतबा देखता था, कई मरतबा 5 मरतबा देखता था, कई मरतबा रीरन पे आती थी तो उसको देख लेता था। और उसके अच्छे कैरेक्टर्स, उसके अच्छे डायलॉग्स, उसकी अच्छी सिचुएशन सब दिमाग में थी, मेमोरी अच्छी थी। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि इस एज के लिहाज से मेमोरी बहुत अच्छी है। तो वो बहुत काम आया, पढ़ाई बहुत काम आई, इसलिए कि एक राइटिंग ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ की एजुकेशन की ज़रूरत है। बट एक फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम लोगों की थी, होती नहीं थी। बल्कि यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसको ऐसा माना जाता था कि पहले के एक्टर लिखते थे सो एंड सो BA, समझे आप, ये लिखते थे। करण दीवान साहब का भी नाम आता था उस ज़माने में, तो करण दीवान BA, हाँ, तो ग्रेजुएशन की ये वैल्यू थी। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एजुकेशन थी, पढ़ के आए थे इंदौर से, यहाँ भी पढ़ते थे, पिक्चरें देखते थे। और कहीं ना कहीं शायद ये एक आर्ट भी होगा स्क्रीन प्ले का, कि कहानी सुनाने का एक आर्ट होगा। तो उसने बहुत पहुँचाया। और हिंदुस्तान में स्क्रीन प्ले लिखना ही शुरू हुआ हमारी फिल्मों से। नहीं तो ट्रायल एंड एरर पे फिल्म बन जाती थी कि ये आगे अच्छा नहीं दिखता, ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो, ये यहाँ ऐसा कर लो। स्टोरी शूट होती थी, स्क्रीन प्ले नहीं होता था। द आर्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, जिस पे के लोगों को लगा कि नहीं ये स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। और आज भी वहाँ स्कूल्स वगैरह में ये जो एक्टिंग के स्कूल हैं या फिल्म ट्रेनिंग के स्कूल हैं, वहाँ दीवार दिखाई जाती है एज एक एग्जाम्पल कि दिस इज़ व्हाट स्क्रीन प्ले इज़। और बहुत सी और भी फिल्में दिखाई जाती हैं हमारी। तो वो उसका एक कंट्रीब्यूशन जो था वो हम लोगों का था। सलीम साहब, बातचीत के इस हिस्से को हम यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले हिस्से में हम कुछ और बातों पर, ख़ास तौर पर स्क्रीन प्ले क्या जादू है और जो आप लोगों ने विन विन फार्मूला आप लोगों ने अपनाया, वो उसके पीछे क्या राज था, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बातचीत को जारी रखेंगे। मशहूर लेखक सलीम खान के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी है। प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए अगले गुरुवार शाम 7:30 बजे। गुफ्तगू के इस हिस्से के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।